जरूर कर लिया करो, या अलग से जो मैं भेजता हूँ, ठीक है? क्योंकि हर बच्चा कोई ना कोई डिफरेंट बुक ही कर रहा है, कोई ये बुक, कोई वो बुक, कोई ये डाउट, कोई वो डाउट। तो कोई ठीक ठाक लगता है मुझे तो मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। ये आया हमारा एओडी। ये था शायद आखिरी क्वेश्चन जो मैंने दिया था। तो मैं सोचने के लिए कि एक बार थिंक करना, क्वेश्चन आसान है बट इस टाइप का क्वेश्चन शायद किताबों में ना मिले, बट मेंस में गारंटीड आ सकता है। हाँ, इजी है, टफ नहीं है, मैंने मेंस बोला है। अगर क्लिक कर गए तो इजी, और अगर क्लिक नहीं करते तो ऑब्वियसली टफ है। ऐसा होता है ये तो। ओके, तो देख लेते हैं हम एक बार। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है और स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। हाँ सर। चलो, आधा अधूरा कुछ हुआ है, कॉपी देख लेते हैं। लेक्चर 9, आंसर क्या आया इसका? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई बताएगा? 6 है। 6 आया है। इधर ऑफलाइन में वही है। 4 आया, 6 आया, और एक आध का 4 भी आया था, मतलब भेजा था मुझे। तो एग्जैक्ट तो शायद फिर 6 ही होगा। मैं बता देता हूँ आंसर एग्जैक्ट क्या है, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन, हाँ, एक मिनट। हाँ, अरे कौन है? राहुल माइक। मेरा भी कभी कभी पेशेंस खो जाता हूँ। वो नहीं, वो मैं भूल गया, वो दिखाने ध्यान नहीं दिया मैंने एक्चुअली। हाँ जी, इसका आंसर देख लेते ना, मेरे को मिल नहीं रहा क्वेश्चन, अपन अटेम्प्ट ही कर लेते इस क्वेश्चन को, क्या है बट इतनी देर में तो हो ही जाएगा आंसर जो भी है। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। एफ एक्स हमें दिया हुआ है x³ - 3x² - x + 1 in close interval a, b. Find the sum of all the possible values of a plus b अगर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो इन टाइप के क्वेश्चन में सबसे बेस्ट तरीका होता है ग्राफ बनाओ। क्या बनाओ? ग्राफ। और ग्राफ कैसे बनता है एंड ऑल, क्या पॉइंट्स एंड ऑल होते हैं, उसके लिए मैंने वो 11th का पार्ट 2 में भेजा ही है, उसको गो थ्रू कर लेना। अब जैसे इसका ग्राफ बनाना है, मैं फटाफट एक बार ब्रीफ भी कर देता हूं। सबसे पहले f(0) कितना है? 1 है। इसको तो साइड में रख लो ताकि y एक्सिस पे कहां कट होगा वो पता चल जाएगा। अब डेरिवेटिव करेंगे हम इसका, कितना आएगा इसका डेरिवेटिव? x³ का कितना होता है? 3x²। x³ का x² का 2x हो जाएगा -6x, x का बनेगा 1 और 1 का होता है 0। ये हो गया मेरा डेरिवेटिव। 3x² - 6x - 1 = 0। क्या इसके रूट्स निकल रहे हैं? 2.1 और -0। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो फॉर्मूला अप्रोच से ही निकालना होगा ना। कितने आ रहे? 2.1 3 + 2.1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, रूट अप्रोक्सीमेट करते हुए 2.1 और दूसरा -0.1। तो ये प्लस हो जाएगा 0.1। ये तो सभी बदल लोगे ना, कि बताओ इसको भी कैसे रूट्स निकाले? फैक्टर्स निकाल के x - अल्फा * x - बीटा 3 टाइम्स करके, 3 है ना मैक्सिमम कोफिशिएंट, और अल्फा बीटा का फॉर्मूला तुम्हें पता है ये कैसे रूट्स निकालते हैं। तो यहां तक तो हम पहुंच गए। अब क्या करते हैं, इसके बाद जो भी f' की इक्वेशन आई है उसका वेवी कर्व बनाएंगे। हमेशा याद रखना, f' का क्या बनाएंगे? वेवी कर्व। तो वेवी कर्व को बनाने के लिए कितने क्रिटिकल पॉइंट्स है जिस पे f' 0 हो रहा है? 2 पॉइंट्स पे, -0.1 और ये 2.1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ f' कितने इंटरवल में इंक्रीजिंग है और कितने इंटरवल में डिक्रीजिंग है? fx मतलब f' कब ग्रेटर देन 0 है? -∞ से -0.1 यूनियन
2.1 से इंफिनिटी। एंड पॉइंट्स पे क्लोज ओपन जो लेना है वो ले सकते हो। ये -0.1 है। तो अब इस इंटरवल में अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 तो f x क्या होगा? इंक्रीजिंग। अगर ये ट्रू होता है तो ये होता है, हमें पता है। अब f डैश x लेस देन 0 कहां हो रहा है? -0.1 से 2.1। और उस इंटरवल में f x क्या होगा? जिसमें लेस देन 0 उसमें डिक्रीजिंग। मतलब अगर मैं एक रफ फिगर बनाऊं, रफ फिगर f x का, तो पहले ग्राफ क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज करा और फिर इंक्रीज करा। ये पॉइंट है मेरा -0.1 और ये पॉइंट है मेरा 2.1। यही होगा ना रफ फिगर, इंक्रीज डिक्रीज के अकॉर्डिंगली। ऐसा बन गया मेरा ग्राफ। तो मैक्सिमम मिनिमा भी दिख रहा है, कौन सा पॉइंट मैक्सिमम है और कौन सा पॉइंट मिनिमम है वो भी हमने देख लिया। अब एक एक्चुअल ग्राफ बना लेते हैं अच्छे से, फिर क्वेश्चन को डील करेंगे। अब अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो 0 पे वैल्यू कितनी है? अपन ने देखी थी ना क्वाड्रेटिक की, 1 थी, तो 1 ले लेते हैं। हाँ, इन पे भी वैल्यूज देखनी पड़ेगी ना। -0.1 पे अप्रोक्सीमेटली कितनी आ रही है कि नहीं देखने की जरूरत है? देखने पड़ेगी शायद। 0 पे मेरी वैल्यू 1 है, ठीक है। -0.1 पे ऑब्वियसली 1 से तो बड़ी होगी ना वैल्यू, वो जस्ट बड़ी आ रही है। वो रख के तुम देख सकते हो किसमें? फंक्शन के अंदर -0.1 रखना और फंक्शन में 2.1 रखना, तो कितना ऊपर गया और कितना नीचे गया हाइट हमें मिल जाएगी। और 2.1 पे क्या आ रही है वैल्यू? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव है। नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा? अब इसका ग्राफ हमारा कुछ ये बढ़ता हुआ, फिर घटेगा और फिर बढ़ेगा। क्या ऐसे ही ग्राफ होगा? ये जो भी वैल्यू है पॉजिटिव नेगेटिव, एक रफ फिगर वो ऊपर अपने बनाया ही था, ये वाला ग्राफ कितने में इंक्रीज डिक्रीज, ये मैंने अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे बना दिया। अब आफ्टर दिस, आफ्टर ड्राइंग द ग्राफ, इसके बाद क्या बोला है तुम्हें? आप क्वेश्चन पे आते हैं। ए और बी किस इंटरवल में रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी? किस इंटरवल में? तो वो जो भी इंटरवल्स होंगे, और ए और बी मेरे इंटीजर्स होने चाहिए। जो भी इंटरवल्स तुम निकालोगे उससे जो ए और बी की वैल्यू, उसको सम करके आंसर देना है। तो रोल्स थ्योरम क्या होता था? तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल तो हमेशा ही है, हर इंटरवल में। पॉलिनोमियल फंक्शन एक स्ट्रेट, वो तो कंडीशन ही है, स्टेटमेंट है वो तो। कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल ही होता है हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं a से b के इंटरवल में, ठीक है। तो f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, और a और b दोनों क्या है मेरे? इंटीजर्स। हाँ जी, बताओ वैल्यूज बोलो। अच्छा, कुछ और करा है? सर हाँ बेटा बोलो। सर वो 3 पे मतलब वैल्यू नेगेटिव आती है और 4 पे पॉजिटिव आती है, तो उन दोनों के बीच में एक रूट आ जाता है, मतलब हाँ वैसे ही है। ठीक है। 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है? f ऑफ 3 बताओ, इंटीजर रख रख के देखिए। -2 आ रही है। 3 पे आ रही है -2, मतलब 3 यहां पर होगा। और 4 पे आ रही है शायद पॉजिटिव। 4 पे कितनी आ रही है? 3.3 अच्छा, ये वैल्यू रूट भी निकाल ली है। 4 पे 13 आ रही है। 4 पे 13 आ रही है, ठीक है। तब 4 पे 13 आ रही है, तो ये कितनी होगी वो देखनी पड़ेगी ना। फिर तो कहां पे बनाऊंगा मैं? पॉजिटिव आ रही है, बस अपन इतना देख लेते हैं। हाँ बोलो। की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, उसके आगे मतलब वहाँ पे इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स ही नहीं है उस इंटरवल में। हमें क्वेश्चन में पूछा है इंटीग्रल। हाँ अब देखो, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b चाहिए और दोनों बराबर होने चाहिए। तो क्या ये पॉइंट मुझे पता करना पड़ेगा क्या? पहले तो मुझे ये बताओ, ये वैल्यू कितनी है? क्या जरूरत है? नो सर। क्यों जरूरत नहीं है, जरा मुझे बताओ। बराबर यहाँ पे भी तो हो सकती है कुछ ऐसी वैल्यू 0 पे और इधर भी। सर वहाँ पे -1 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना, तो -1 से 0.1 के बीच में एक और रूट आ जाएगा। -1 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, -0.1 पे पॉजिटिव आ रही है, ये लिख लिया, ठीक है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाली वैल्यू निकालने के लिए अपन को पता नहीं करना पड़ेगा ये कितना डेप्थ गया और ये कितना नीचे है? देखना पड़ेगा कि नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ। -1 पे ये, यहाँ पे तुम अगर -1 वैल्यू ले लेते हो या यहाँ पे ले लेते हो, तो इधर भी तो इंटरवल मुझे मिल सकता है ना कुछ, कि नहीं?
जरूरत नहीं है कि मिल सकता है। चलो देख लेते हैं। f(1) की वैल्यू बताओ, इंटीजर्स की तो वैल्यूज बताते जाओ। -2 f(1) पे -2, अच्छा तो 1 इधर आ रहा है और वो कितनी है -2। चलो ठीक है, f(2) कितना था -5 -5, तो f(2) मेरा -5 है, तो कंफर्म है कि 2.1 पे तो 5 से भी नीचे होगा, -5 से भी नीचे होगा। ठीक है, चलो -1 पे कितनी आ रही थी वैल्यू? -2 -2 मिल गई मुझे। मतलब हम सिर्फ इंटीजर रख रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर से एक रफ देख रहे हैं किस पे क्या क्या वैल्यू, कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो f(1) -1 पे भी -2 है, ये हो गया। सीधा एक्सट्रीम की वैल्यू ताकि हाँ वही करना है, ये हो गया। ठीक है, अब और बताओ, और कोई वैल्यू f(-2) बताओ कितना आ रहा है? -19 -19, मतलब कुछ और इधर ही जा रहा है। ठीक है, अब f(a) इक्वल टू f(b), मुझे दो ऐसे इंटीजर्स बताओ जिसपे वैल्यू सेम आ रही है। बहुत सारी वैल्यूज लिख ली, और लिखो क्या? f(3) पे भी -2 है। f(3) पे भी वैल्यू -2 आ रही है। ओह, ये लो, f(3) पे भी -2 आ रही है। f(4) 17 जैसा कुछ आ रहा है, 13 13 आ रही है। चलो ठीक है, ओके तो सब इंटीजर्स मैंने लिख लिए, मतलब इसमें सिर्फ इंटीजर्स लिखने हैं क्योंकि ए और बी इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ ए और बी कौन कौन से ऑप्ट कर सकते हो, मुझे बताते जाओ जिस पे वैल्यू बराबर हो रही है। देखो ग्राफ में और मुझे वैल्यू बताते जाओ, इंटीजर्स बोलते जाओ। जैसे एक -1 से 1 तो दिख ही रहा है, -1 और 1 दोनों पे वैल्यू सेम है। सिमिलरली -1 और 3 पे भी वही है, 1 से 3 भी ले सकता हूं मैं। ये 3 तो मुझे मिल गया इंटरवल। और बताओ, यही तीन होंगे। और कोई पॉसिबल नहीं है? वो सर नहीं है। नहीं है, क्यों? क्योंकि अब वो सुनो, अगर तुम 4 पे कोई देख भी लोगे तो उसके करस्पॉन्डिंगली वाला जो मिल सकता है वो इसी इंटरवल में मिलेगा, सेम वैल्यू y। पर इतने पूरे इंटरवल में कहीं पे भी इंटीजर आ रहा है क्या? इंटीजर तो इधर है, नेक्स्ट इंटीजर पे नेगेटिव वैल्यू हो रही है, तो जितने में भी पॉजिटिव है फंक्शन उन सब में फ्रैक्शनल इनपुट होगा, ये कंफर्म है। नेगेटिव में तो कहीं पे भी और बराबर तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो इधर कोई बराबर आएगा नहीं, और इधर के मैंने देख लिए। मतलब यहाँ पे तो मैं इन पे भी वैल्यूज नहीं निकालना, ये तो एक रफ मैंने फिगर बनाया था। उसके बाद हर इंटीजर्स की वैल्यू लिख लो, क्योंकि ए और बी मेरे इंटीजर्स है। जिन दो इंटीजर्स पे वैल्यू क्या है, सेम है, वो वाला हम उठा लेंगे, क्योंकि रोल्स थ्योरम f(a) इक्वल टू f(b) उसमें होना चाहिए। बस यही 3 इंटरवल्स दिख रहे हैं जिसपे f(a) इक्वल टू f(b) बन रहा है, और आगे बनेगा नहीं। 4 5 जो भी ले लो, इधर से पॉजिटिव में कोई वैल्यू ही नहीं है जो आ सकेगी, और 1 यहाँ पे आ रहा है, इधर भी कुछ भी वैल्यूज नहीं है मेरी, सब फ्रैक्शनली होगी। तो कितनी वैल्यूज हो जाएगी a प्लस बी की? 0 आ रही है इससे 2 आ रही है, इससे 4, तो इससे 6। एनी डाउट एनी वन यू कैन आस्क। हो गया क्वेश्चन? बोलो जल्दी। हमने अलजेब्रा से अलजेब्रा से, क्योंकि वो f(a) इक्वल टू f(b) वाली कंडीशन यूज, हाँ, फिर इसको फैक्टराइज किया तो a - b एक फैक्टर बना, f(a) इक्वल टू f(b), ठीक है, तो वो फंक्शन में पुट किया, a और b रख दिया, सबको एक तरफ लाए, हाँ, और a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा, 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और हाँ, a माइनस b, तीनों को अलग किया, a माइनस b, हाँ, फिर जो मिला वो इक्वल टू 0 होगा क्योंकि a नॉट इक्वल टू b, हाँ, और फिर वो जो टर्म आई a स्क्वायर b स्क्वायर को, उसको b स्क्वायर में क्वाड्रेटिक लिखा, हाँ, उसका b इक्वल टू किया, और जो अंडर रूट में टर्म थी, हाँ, वो a स्क्वायर में क्वाड्रेटिक थी, ठीक है, और वो डाउन पैराबोला बन गया था, ओके, मतलब वो पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ, तो a की -1 से 3 के बीच में आ जाएगी थी, ओके, तो वो हमने, ठीक है, मैं समझ गया, उससे तुमने फिर निकाल ली वैल्यूज, कौन कौन से इंटीजर्स पे आ रहे थे, और उसके ठीक है, तो वो भी थोड़ा तो लंबा गया होगा फिर, मतलब उसमें ऐसा नहीं, मतलब होता गया है, ठीक है, चलो कोई नहीं, ये समझ में आ गया। ये भी शायद इजी है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, मतलब डेरिवेटिव करके ग्राफ बनाया, इंटीजर्स पे वैल्यू निकाल ली, देख लिया सेम कब कब हो रहा है, बस दैट्स इट। इंटीजर देना आसान हो गया,
क्योंकि अगर इंटीजर नहीं होता तो ये और भी इंटरवल्स निकल रहे हैं फिर तो मेरे इक्वल वाले, यहाँ पे जो दिख रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया क्या करा? ग्राफ बना के डायरेक्टली हम इंटीजर्स पे वैल्यूज लिख के भी तो बोल सकते हैं। बस 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 वो इंटीजर्स पे वैल्यू निकाल के देख लो किस किस पे बराबर हो रही है। पर ग्राफ क्यों जरूरी था? क्योंकि हम कब तक चेक करेंगे ऐसे? विजुअलाइज कोई बोल सकता है ना कि 10 पे भी तो बराबर हो सकता है, f(10) भी किसी से बराबर हो सकता है। तो वो ग्राफ में क्लियर हो गया कि पॉसिबल ही नहीं है। समझ आया? यस तो सिर्फ वैल्यू रख रख के इंटीजर्स पे बराबर हमें नहीं करना है, एक ग्राफ से जजमेंट मिल जाएगा कि हमें कहां तक चेक करना है। जैसे यहाँ पे हमें चेक ही नहीं करना है, ये पूरे इंटरवल में चेकिंग होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? इसके करेस्पॉन्डिंगली वाला या तो इधर आ रही वैल्यू बराबर या इधर आएगी, पर ये दोनों पॉइंट्स पे क्या है? इनपुट फ्रैक्शनल है, और फ्रैक्शनल तो हो नहीं सकता है। इस कारण हमारा यहां तक बाउंडेशन खत्म हो गया था, बस नेगेटिव में ही देखना था और वो वैल्यूज निकलते गए, बस ये पॉइंट था। ठीक है, केवीपीवाई में भी तुम्हें ये क्वेश्चन मिल सकता है। तो क्या अब हम आगे बढ़े? ये क्वेश्चन क्या और ए बी ऐसे डिनोट किया गया है, ए लेस देन बी माने ए से बी, हाँ हाँ ए लेस देन बी ऐसा। हाँ हाँ, ए से बी में तो वही मानेंगे ना, हमेशा पहले छोटा ही लिखते फिर बड़ा ही लिखते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अभी जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आर डी शर्मा टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कल हमने शायद कुछ आर डी का करा था, एक आखिरी क्वेश्चन ए का इंटरवल, वो क्या लीस्ट इंटीजर वैल्यू वाला एक। ठीक है, एक और आर डी शर्मा रिलेटेड या एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैं बताने वाला हूँ। फाइंड the interval of increase and decrease, increase और decrease का इंटरवल बताना है तुम्हें in 0,1 if fx is equal to sin x upon x। इस फंक्शन का इंक्रीज और डिक्रीज का इंटरवल बताना है 0 से 1 के बीच में, और जो रिजल्ट आएगा उसको याद रखना है। याद मतलब घोट लो, मेंस और एडवांस में डायरेक्ट काम आएगा। किस इंटरवल में इंक्रीज होता है, किस इंटरवल में डिक्रीज होता है। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव, ये नॉर्मल तरीका है। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स डेरिवेटिव भी करेंगे ना? यस चलो तो डेरिवेटिव करो, कितना आ रहा है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिवीजन रूल लगा रहा हूं बस। sin x का कितना होता है डेरिवेटिव? cos x, डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस x का डेरिवेटिव 1, sin x एज इट इज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट डेरिवेटिव करने में? डिवीजन रूल लगाया है बस, बोलो जल्दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। नो नहीं। ये आ गया। अब इसके बाद इंक्रीज डिक्रीज 0 से 1 के बीच में, तो ये तो एक्सप्रेशन हमेशा ही पॉजिटिव है ना, एक्स स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर 0 होगा नहीं, वो तो डोमेन से भी हट गया है, और वैसे भी एक्स ओपन 0 से 1 है। तो ये न्यूमरेटर के बारे में तुम क्या पता कर सकते हो, कब इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज? तो अपन केस ले लेते हैं, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है तो हम न्यूमरेटर को उठा लेते हैं, क्योंकि अगर न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो गया तो ओवरऑल पॉजिटिव, न्यूमरेटर नेगेटिव तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है। तो न्यूमरेटर को अपन अलग से लिख लेते हैं, x टाइम्स ऑफ cos x माइनस sin x, ये मेरा न्यूमरेटर। देखते हैं इंक्रीजिंग इंटरवल के लिए क्या याद आता है कि ये टर्म ग्रेटर देन 0। मैं दो मेथड बताऊंगा। मेथड नंबर 1, मेथड 1 कौन सी है? जो कि ग्राफिकल अप्रोच है, एंड जो कि गुजरात बोर्ड की जब टेक्स्ट बुक चलती थी तो उन्होंने सॉल्व एग्जांपल में ये क्वेश्चन दिया था। अच्छी मेथड है जो हमने पढ़ा एक रिजल्ट में, बताने वाला हूं। तो मैं अभी पहली मेथड गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, और दूसरी मेथड एनसीईआरटी और आरडी में जो गिवन है वो बताने वाला हूं। ठीक है, कुछ सॉल्यूशंस ना, और गुजरात बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं। चलो, इंक्रीजिंग कब होगा? जब ग्रेटर देन 0 होगा डेरिवेटिव, मतलब डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव। रीअरेंज कर सकते हो इसको, बिल्कुल उधर ले जाओ। और cos x को मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो cos x हमें पता है कि पॉजिटिव ही होगा। क्यों भाई, क्यों पॉजिटिव होगा? साइन क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि x का इंटरवल क्या है? 0 से 1।
0 से 1 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हो गया, पाई बाय 2 तक जाता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब 1.57, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहता है। तो डिवाइड करूंगा तो नो चेंज इन द साइन, और साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। x कब ग्रेटर देन tan x होता है, लेस देन 0, तो x कब tan उससे बड़ा होता है, तो ये हमारा ग्राफ है, शायद मैंने 11th में बताया था जब ट्रिगो के ग्राफ्स बताए थे। ये मेरा tan x का ग्राफ होता है, क्या होता है ये tan x का ग्राफ, और इस tan x के नीचे से जाती है लाइन y इक्वल टू x, और हमें तो सिर्फ कहां से कहां तक देखना रहता है, 0 से 1 तक ही देखना है। ये तो मेरा पाई बाय 2 है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे tan डिफाइन नहीं होता, तो 0 से 1 के बीच में मेरे ख्याल से तो tan x हमेशा ही बड़ा होता है ना, तो tan x हमेशा बड़ा होता है, तो ये कभी भी केस पॉसिबल है नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं है। tan x लेस देन x बोला है, और हमें पता है कि tan x हमेशा बड़ा होता है, तो कौन सा केस पॉसिबल हो पाएगा, डिक्रीजिंग वाला। अब डिक्रीजिंग देख लेते हैं, डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर पॉजिटिव तो न्यूमरेटर नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव तभी होगा, लेस देन 0, मतलब क्या आ जाएगा, tan x ग्रेटर देन x, और 0 से 1 में ये ऑलवेज ट्रू है, फॉर ऑल x ऑलवेज ट्रू है। तो हम क्या बोलेंगे आंसर फिर, देयरफॉर f डैश x हमेशा ही क्या होगा, लेस देन 0, मतलब जिस किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव वो फंक्शन होता है डिक्रीजिंग, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव वो फंक्शन डिक्रीजिंग। तो हमें रिलेशन मिल गया, हमें क्या पता चला कि ये जो फंक्शन है sin x अपॉन x ये क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये मेथड नंबर 1 था। अब हम आते हैं मेथड 2 पे। मेथड 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड 1 हो गया ये लॉजिकली, पर अगर क्योंकि ट्रिगो और अलजेब्रा सॉल्व कर सकता है क्या, कोई भी नहीं कर सकता, एक ही तरीका होता है ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे ट्रिगो भी था और x मतलब अलजेब्रा भी था। मान लो कुछ और कॉम्प्लेक्स होता तो फंस जाते तुम, फिर जजमेंट नहीं दे सकते कब बड़ा कब छोटा, तो मेथड 2 काम आएगी। सभी ध्यान से समझना मेथड 2, और बोर्ड में भी लगा सकते हो मेथड 2, मेथड 1 भी लगा सकते हो, ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है उसमें कि tan x हमेशा बड़ा होता है x, उसमें ऐसे ही लिख दिया स्टेटमेंट गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में। क्यों होता है उसका रीजन हमने पहले देखा है, और भी तुम देख सकते हो tan x का एक्सपांशन तुम्हें पता है, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15, तो मतलब वो बड़ा ही है x से, तो उससे भी समझ सकते हो। या उसमें भी तो बताया था लिमिट में tan x अपॉन x 1 पॉइंट होता है, तुम ये भी प्रूव कर सकते हो कि tan x x को नीचे ले जाओ पॉजिटिव है, ये बन रहा है, पर हमें पता है यहां से क्या आएगा, या इसी को क्या लिख सकते हैं, tan x अपॉन x ग्रेटर देन 1, तो ये ऑलवेज ट्रू है, tan x अपॉन x 1 से बड़ा होता है, 1 पॉइंट समथिंग हो, वैसा बहुत तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, मेथड 2 क्या है, ये f डैश x को वापस से लिखो, x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। न्यूमरेटर की साइन नहीं पता चल रही ना अभी जो गिवन है, बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर को कोई भी जज कर सकता है क्या, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, नहीं कर सकता है, नो सर, तो हम उसको एक नया फंक्शन मानेंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत जगह पे मैथ्स में नए फंक्शन अज्यूम करे हैं, तो मैं न्यूमरेटर को एक नया फंक्शन बोल देता हूं ताकि उसका पॉजिटिव नेगेटिव ओवरऑल डिसाइड करेगा फंक्शन का पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब f डैश x का और उससे इंक्रीज डिक्रीज। तो जब कभी भी तुम अटक जाओ, किस तरीके से अटक जाओ, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करा, प्रोडक्ट डिवीजन में कुछ टर्म है, कुछ का पता चल गया कुछ का नहीं पता चल रहा है, तो उसको अलग से डील करेंगे, उसको ले चलो अपने साथ कोपचे में ले लो, आ जाओ बेटा आ जाओ, अलग कर लो। अब पता करो कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो कैसे पता करेंगे, तो अभी भी हम नहीं जज कर सकते, तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे। सर पर हमें तो f डैश, अरे करो तो पता चलेगा अभी कितना होगा, x cos x में प्रोडक्ट रूल लगाओ, x का 1 cos x एज इट इज, x एज इट इज cos x का कितना होता है माइनस sin x, और sin x का होता है cos x, ये हो गया डेरिवेटिव कर दिया, तो cos x माइनस x sin x माइनस cos x, ये और ये गया, तो माइनस ऑफ x sin x आ गया, यस और नो, ये मेरा डेरिवेटिव आ गया, ये आ गया। क्या अब कुछ जजमेंट दे सकते हो, हाँ जी हाँ, Yes. अब जजमेंट दे सकते हैं क्योंकि x मेरा 0 से 1 के बीच में है,
ठीक है, 0 से 1 के बीच में x भी ग्रेटर देन 0 होता है, sin x भी ग्रेटर देन 0 होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। नेगेटिव मतलब लेस देन 0 हो गई। और अगर h डैश x लेस देन 0 है तो hx मेरा डिक्रीजिंग होगा ना, अभी थोड़ी देर भी पहले ही बताया था, जिसका डेरिवेटिव लेस देन 0 वो फंक्शन डिक्रीजिंग, तो hx डिक्रीजिंग। बट सर हमें तो वो देखना है, रुको अभी आने वाला है, बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है। अब डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, वो डेफिनेशन काम आएगी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिक्रीजिंग, इनपुट बड़ा तो आउटपुट छोटा, या इनपुट छोटा तो आउटपुट बड़ा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। अब तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x इज व्हाट, 0 से 1 के बीच में ना, मतलब x इज ग्रेटर देन 0, ये गिवन है। तो कंफर्म है ना इससे कि h ऑफ x विल बी लेस देन h ऑफ 0, उल्टा होगा ना कि नहीं होगा? Yes. ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। Yes. बिल्कुल होना चाहिए। नाउ व्हाट इज hx, व्हाट इज hx, x cos x minus sin x, ये हो गया। तो ये पूरा लिख लो, x cos x minus sin x। जरा मुझे h ऑफ 0 की वैल्यू बताओगे कितनी है? ये तो 0 हो गया, sin 0 भी 0 होता है, 0। ओहो, इससे मुझे कुछ पता चल गई है साइन नेगेटिव है, और अगर ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है मतलब hx मेरा नेगेटिव है, तो जरा f डैश x के बारे में क्या टिप्पणी दे सकते हो तुम? ये न्यूमरेटर हमेशा नेगेटिव है, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है, तो f डैश x हमेशा नेगेटिव होगा फ्रॉम 1। देयरफॉर fx मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है। मैं करवा एक क्वेश्चन रहा हूं, पर इस टाइप के हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं। करना क्या है, करना क्या रहेगा, हमेशा डेरिवेटिव करा, ये बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। डेरिवेटिव करा, कुछ हिस्सा पता चल गया, प्रोडक्ट डिवीजन वाले में ये गड़बड़ होती है, कुछ हिस्सा समझ नहीं आ रहा, उसको एक नया उठा दो, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दो जिस इंटरवल में बोला जा रहा है, और फिर उसका पता कर लोगे। सर उसका भी नहीं पता कर पाए तो वो क्वेश्चन देंगे तो मैं वैसा बोर्ड लेवल पे पता चल जाएगा। फिर क्या लगाना है, डेफिनेशन। अगर इंक्रीजिंग आता तो इनपुट बढ़ा था, आउटपुट भी बढ़ा, जो तुम्हें इंटरवल दिया हुआ है। मतलब अगर तुम्हें π/2 से पाई में बोला जा रहा है तो अपन ग्रेटर देन π/2 ले लेंगे बस, और ये हो जाएगा। 0 से 1 भी पूरा लिख सकता हूं, पर ग्रेटर देन 0 वो पूरा 1 में भी तो वही रहेगा। हाँ उससे भी देख सकते हो, पर उसमें फिर वो 3 केस बनेंगे। π/4 पे चेक किया नहीं π/4 या किसी और पॉइंट पे फिर 0 हो रहा है क्या, वो देखना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के लिए π/4 नहीं ऐसा नहीं है ना, किसी और पे भी मान लो वो 0, और क्योंकि x के बारे में मुझे पता नहीं है ना, कब वो पूरी मल्टीप्लाई करके माइनस करके 0 हो जाए, ऐसा हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, ऐसे कुछ भी फर्जी नहीं चलेगा इसमें। इससे ना 100% बोल सकते हैं ये मेथड से। तो fx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। सर एक तो ऐसे इनपुट जिसमें फंक्शन और हमने निकाला वो 0 होता है, 0 या कुछ और भी, जैसे मान लो, सुनना इधर ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी, मान लो h ऑफ 0 1 आ जाता, h ऑफ 0 1 आ जाता, या नेगेटिव आ जाता, मान लो नेगेटिव आ जाता, मान लो माइनस, ठीक है, तो क्या आ जाता यहाँ पे -1 आ जाता, तो उधर ले जाके क्या लिखते +1, या +1 करके नेगेटिव हो रहा है, हाँ तो ओवरऑल फंक्शन भी तो नेगेटिव होगा। वो भी कोई चीज प्लस कुछ करके नेगेटिव आ रही है तो वो चीज तो पक्का ही नेगेटिव होगी, ऐसा भी कोई हो सकता है, वही -1 से छोटा है तो 0 से छोटा होगा, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। पर जनरली तुम्हें डायरेक्ट वाले ही देंगे, वो सब डायरेक्ट वाले ही देते हैं स्कूल एग्जाम में। ये हो गया। तो इसी टाइप के मिलते जुलते क्वेश्चन और बनते हैं, और हम एक पूरा चार्ट बना लेते हैं और इनको रिमेंबर के फॉर्म में लिख लेते हैं। रिमेंबर, क्या क्या रिमेंबर रखना है, तो पहला इनको याद कर लो, डायरेक्ट आएंगे टिक करना है। हो सकता है तुम्हारे स्कूल एग्जाम के टर्म एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने वाले ना फर्स्ट, बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और तुम्हें मैं डायरेक्ट रिजल्ट दिखा रहा हूं। x अपॉन साइन एक्स, तो साइन एक्स अपॉन एक्स भी तो दे सकता हूं। तो थर्ड एक और पढ़ा था तुमने, tan x अपॉन एक्स, तो चौथा x अपॉन tan x भी तो हो सकता है। और x बिलोंग्स टू इंटरवल ले लेते 0 से 1, 0 से π/2 भी ले सकता हूँ, 0 से 1 ले रहा हूँ, ठीक है, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। और इसको याद भी कर लेते हैं अपन बहुत लॉजिकल वे में। ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, या फिक्स है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों नहीं करेगा, एक ही कुछ करेगा। तो मुझे बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, 0 से 1 के बीच में x बड़ा होता है कि sin x बड़ा होता है? X. ऑनलाइन स्टूडेंट्स
x बड़ा होता है। Sin x याद बड़ा। पाया कि नहीं, याद है कि नहीं है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। और बराबर कब होता है? 0 पे होता है। और ऐसे 10x बड़ा होता है x से, 0 से 1 के बीच में। बस ये याद रख लेना अगर नहीं याद है कभी तो तुम्हें पता चल गया कि न्यूमरेटर बड़ा है। अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो वो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन याद कर लोगे। दूसरा sin x अपॉन x क्या है? अब डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा तो वैल्यू छोटी हो जाती है ना, मतलब वैसे याद कर लो। डिक्रीजिंग फंक्शन बहुत इजी है मेरे ख्याल से याद करना भी। तो ये दो चीज तो अपन ने पढ़ी है। और इसी का उल्टा हो जाता है, बताओ किसमें? इनवर्स में। तो ये इनवर्स में सब उल्टे हो जाएंगे फिर। इनवर्स भी तो पढ़ा है ना, साइन इनवर्स x बड़ा हो जाता है x वैसा। और वो डोमेन में बात करेंगे। 10x अपॉन x में आते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स। 10x बड़ा होता है कि x बड़ा होता है? अभी थोड़ी देर पहले भी 10x बड़ा होता है। तो न्यूमरेटर बड़ा मतलब वैल्यू बड़ी। 10x बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, वैल्यू छोटी। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, याद कर लोगे ये चार्ट? ये स्कूल एग्जाम में काम आएगा, डायरेक्ट टिक करना है। डिराइव करने का तरीका दो तरीके हैं, या तो ग्राफिकली वो जज करो या तो एक नया फंक्शन मान के। मैंने सब्जेक्टिव अप्रोच पूरी बता दी स्कूल लेवल पे। बोलो इज दैट क्लियर? यस और नो? यस सर। यस। तो आगे बढ़ते हैं। सर ये ओवरऑल तो नहीं है ना, 0 to 1 में? हाँ 0 से 1 में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों करता है ना, sin x 10x सब कुछ पॉजिटिव नेगेटिव सब होता है। इसलिए 0 से 1, 0 से π/2 जनरली उसी में ही पूछेंगे। अगर कोई और इंटरवल दे देंगे तो फिर तो तुम्हें पता है ऊपर प्रूफ, इसलिए तो बताया, दिमाग लगा लेना। दो मेथड बताइए। और ये चारों क्वेश्चन कर लोगे ना, अगर सब्जेक्टिव में आता है, गुजरात बोर्ड के बच्चों से पूछ रहा हूँ, कर लोगे ना प्रूफ? ये स्कूल एग्जाम में आता है, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है गुजरात बोर्ड में, प्रूफ करो सब्जेक्टिव का। चलो अब इसके बाद कुछ और भी फंक्शंस होते हैं जो मैं लिखवा देता हूं रिमेंबर करके। फ्यू मोर, ये तो स्कूल, ये एनसीईआरटी वाले थे, पर अपने जेई में भी कुछ और भी काम आते हैं जिनको तुम डायरेक्ट यूज भी कर सकते हो। फॉर फ्यू मोर रिमेंबर। प्रूफ तो तुम्हें समझ आ गया कि कैसे प्रूफ करना है। पहला, या तुम बताना इसको कैसे प्रूव करेंगे। अगर ऐसा देते x इज ग्रेटर देन tan इनवर्स x इफ x इज गोइंग फ्रॉम 0 to 1, प्रूफ कैसे करोगे इसको? अगर ये सब्जेक्टिव में पूछ लेते तो cos x is greater than 1 minus x square by 2. थर्ड वन, ये भी x going from 0 to 1. 1 plus x log x times of log of, ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो तुम्हें मिलेंगे एग्जाम्स में, ठीक है। ये वैल्यू ग्रेटर होती है 1 plus x square से। Once again x is going from 0 to 1. सर वो कॉस वाले में x स्क्वायर के नीचे ही 2 है ना खाली? हाँ हाँ। sin x tan x, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। sin x इंटू tan x का प्रोडक्ट x स्क्वायर से बड़ा होता है। x is going from 0 to 1, मतलब इससे एक चीज समझ में आ गई ना, डिवीजन करके दे देंगे तो कौन सा बड़ा होगा, समझ गए ना तुम? x अपॉन tan इनवर्स x ग्रेटर हो जाएगा 1, मतलब 1 से बड़ा। 0 से 1 में बात कर रहे हैं सब। 1 ही आता है ना? क्या क्या? sin x tan x by x स्क्वायर की लिमिट लेंगे तो 1 ही आएगा ना? हाँ 1 पॉइंट समथिंग होगा वो। हाँ 1.00। 1 पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर GIF दे देंगे तो 0 नहीं होगा, 1 पॉइंट होगा तो 1 होगा, इसलिए ये भी याद रखना। एक क्वेश्चन है, मैंने पिछले साल शायद नहीं बताया हो, sin x इंटू tan x अपॉन में x स्क्वायर का GIF। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? जनरली बच्चों को एक प्रॉब्लम आती है इसमें कि सर आपने अगर इसको अलग अलग लिखा तो ऐसा बनेगा। ध्यान से देखना, अब ये वैल्यू होती है 0.99, ये वैल्यू होती है 1.00, तो प्रोडक्ट तो कुछ भी हो सकता है, 1 से छोटा या 1 से बड़ा, पर होता क्या इन जनरल, ये ओवरऑल 1 पॉइंट होता है, इसलिए GIF होता है। सर तो आपने करवाया है? क्या क्या ये आपने करवाया है शायद कल। क्या बताया हुआ है, अब वो याद नहीं है। ये आता है एक्सपांशन से, इन दोनों का एक्सपांशन करो, x स्क्वायर से सेपरेट कर दो, तुम्हें 1 पॉइंट दिखेगा, मतलब लाइव दिखेगा पूरा 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। एक्सपांशन इज द बेस्ट वे। ये जितने भी GIF वाले जो प्रूफ थे कि वैल्यू कहां पे टेंड करेगा, अपन ने GIF मैंने बताया था एक्सपांशन लगा। तुम ऐसा लग रहा है कि सर ये पॉइंट भी हो सकता है, तुम लिखना कोई वैल्यू मान लेना, x की 0.001 रख के तुम देख लेना, x टेंडिंग टू जब 0 होता है तो। ये x टेंडिंग टू 0 पे बात कर रहा हूं मैं, याद रखना, ठीक है।
तो ये वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये भूलना मत, ये जेई मेंस में काम आ सकता है इसकी वैल्यू, जीआईएफ की। तो ये भी एक रिजल्ट है जो कि इससे प्रूव हो जाएगा फिर। और ये कैसे प्रूव करोगे, या इन सबको कैसे प्रूव करना है, कोई बताएगा कैसे प्रूव कर सकते हो इन चारों पॉइंट्स? सर एक्सपेंशन एक्सपांशन स्कूल में नहीं लग सकता ना बेटा, एक्सपांशन से तो हो जाएंगे सब कर दोगे। एक्सपांशन से कौन सा बड़ा है तुम देख सकते हो 0 से 1 में। तो एक तो प्रूफ हो गया एक्सपांशन से, पर स्कूल एग्जाम में आ जाए तो डेरिवेटिव इसको कैसे डेरिवेटिव, मतलब सर इन्वर्ट करेंगे। सर या तो फिर रफ ग्राफ्स बनना। रफ ग्राफ स्कूल एग्जाम में ग्राफ है, ग्राफ तो चलते ही नहीं स्कूल में, तो स्कूल टीचर को ग्राफ आते ही नहीं, तो कैंसल। और बोलो रेंज, मतलब इसकी भी रेंज वगैरह स्कूल वाले टीचर डर जाएगा, ये लॉग वाले कोई और स्कूल में रोज, स्पेशली गुजरात बोर्ड वाले, क्योंकि बाकियों में तो एओडी टर्म एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी आ रहा है, तुम डायरेक्ट टिक कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा हाँ हाँ, कल तुम प्रेजेंट है ना? चलो, तो ये कैसे पता करते हैं, बहुत इजी है। मैं इन क्वेश्चन को ऐसे लिखूं तो शायद तुम समझ जाओ। क्वेश्चन ऐसे आते, पता है ये चारों ऑप्शन दे सकती है आईआईटी जेईई, पता है क्या पूछेगी, विच इज ग्रेटर करके, x है कि tan इनवर्स, ये है कि ये है कि ये है कि ये, पूछ सकते हैं ना क्वेश्चन। कौन सा बड़ा है तो अपन ने साइन दे दी, कौन सा बड़ा है, जो बचपन में पूछते थे 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, वैसा क्वेश्चन, वैसे यहाँ पे फंक्शन हो गया है। अब कैसे ये जज करते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो 2 तरीके, शायद मैंने कुछ दिन पहले बताया भी था, शायद तुम्हें याद नहीं है। हाँ, ये पहला मेथड था, दूसरा मेथड, फिर तीसरा मेथड। अगर हमने इसको ऐसा लिख दिया और इसको एक fx बोल दिया, अगर हम किसी भी हद तक मतलब कोई ना कोई लॉजिक लगा के ये प्रूव कर दे कि ये ग्रेटर देन 0 है, तो काम बन जाएगा ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ। यस ये मेथड याद रखना, मेथड इज इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी एंड जेईई मेन में भी कभी कभी पूछ सकते हैं, लेस देन ग्रेटर देन टाइप के क्वेश्चन अब आने लगे लॉजिकल। तो तुम क्या करो, तुम्हें पता करना है ना, लेस अगर प्रूव करना होता तो ये पॉजिटिव नेगेटिव प्रूव हो जाएगा, मतलब ऐसा। तो अब ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 है, तो वही टेक्निक जो अभी मैंने तुम्हें बताई, इसका डेरिवेटिव करो। अगर f डैश x यहाँ पे आएगा, तुम देख लेना 0 से 1 के बीच में क्या आएगा, बोलो ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब fx क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। और इंक्रीजिंग का मतलब इनपुट बढ़ा तो आउटपुट भी बढ़ा, आउटपुट भी बढ़ा। तो अगर x, दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि 0 से 1 का बोला है, तो x 0 से बड़ा है तो f of x विल बी ग्रेटर देन f of 0, हो जाएगा प्रूफ। समझ आया? ये तुम्हें स्कूल एग्जाम में लगाना है, अगर कभी पूछ ले सब्जेक्टिव में या आईआईटी में कहीं भी तुम्हें नहीं पता है, मैंने तो 4 दिए, कोई और दे देते तो क्या करते हैं, ये टेक्निक है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ सेकंड प्रूफ में आपने क्या किया? वही तो समझाया बेटा। a बड़ा है b से, इसका मतलब एक और होता है, पता है, जाओ 5th क्लास में, a माइनस बी ग्रेटर देन 0 होता है। तो बस अगर a माइनस बी को पॉजिटिव प्रूव कर दिया तो a बड़ा होगा ना b से, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, लग रहा है ना? तो बस ये देख लो, मेरे को लॉजिक से प्रूव करना है fx ग्रेटर देन 0, तो ये अपने आप बड़ा हो जाएगा इससे, और वही तो करना है मुझे फर्स्ट पार्ट में, है ना? अब कैसे कर सकते हो, जैसे अपन ने यहाँ पे साइन डिसाइड करी थी कि नहीं डेरिवेटिव करके, ये ऊपर वाले में hx की, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे तुम fx का डेरिवेटिव करना, ग्रेटर देन 0 आएगा यहाँ पे, तुम ट्राई करके देखना। tan इनवर्स x का भी फॉर्मूला डेरिवेटिव का डायरेक्ट 1/1 + x², कर ही लो ना, अब तो एलसीएम लो, आ ही रहा है ग्रेटर देन 0, तो fx क्या हो गया, इंक्रीजिंग, मतलब क्वेश्चन में x 0 से 1 मतलब x ग्रेटर देन 0 है, तो f of x ग्रेटर देन f of 0, f of 0 यहाँ पे 0 है, हो गया प्रूव। 0 रखो ना, 0 पे 0 आ रहा है, अब आ गया, हो जाएगा, स्कूल एग्जाम में आएगा। तो चलो थर्ड एक और है, और थर्ड मतलब ये वाला तो हमेशा ही ट्रू है, थर्ड वाला भी कुछ हद तक वैसा ही है, ट्रू जैसा ही है, कोई बताएगा? ये करने के बजाय अपन ये भी तो बोल सकते हैं ना कि अगर हमने ये प्रूव कर दिया, क्योंकि 0 से 1 के बीच में बात हो रही तो पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो डिवाइड भी तो कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? अगर ये प्रूव कर दिया तो भी काम हो जाएगा ना? हाँ सर। तो fx मान लो,
ये टेक्निक है जो कभी भी मैथ्स में तुम्हें आए, कभी प्रॉब्लम आए कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, या ये समझ नहीं आ रहा है साइन पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा एक फंक्शन मान लो, और अब कैसे भी करके प्रूव करो कि ये वैल्यू 1 से बड़ी है, जो मेथड लगानी है वो लगा। ठीक है, अब डेरिवेटिव एंड ऑल से करेंगे या तुम देख लेना, जैसे यहाँ 0 नहीं रख पाओगे पर टेंडिंग टू 0 तो रख सकता हूँ लिमिट लगा के एक्सटेंडिंग टू 0 पे, और फिर देख लेना तो भी 1 से बड़ा ही आएगा, देख लेना, क्योंकि तुम्हें पता है x अपॉन tan इनवर्स x 1 से बड़ा होता है, 1.00 होता है। नहीं तो फिर एक्सपांशन लगा देना वहां पे, फिर थोड़ा सा वो अलाउ नहीं है, पर अपन 1 पॉइंट बोल देंगे ना, फिर ऐसा लिख देंगे बोर्ड में। ठीक है, पर इसलिए तो पता है सेकंड अपन लगा सकते हैं बोर्ड अप्रोच, सेकंड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी हमने पढ़ी थी। ये हो गया, मतलब किसी भी टाइप का क्वेश्चन, अब ये चारों क्वेश्चन ऊपर के तुम कर सकते हो, खुद ट्राई करना है एक बार, किसी भी एक तरफ ले जाना। अगर RHS में लेके जाओगे तो लेस देन 0 प्रूव करना है, और अगर LHS में लेके जाओगे तो ग्रेटर देन 0 कर लोगे। सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं? यस हाँ नहीं, उसमें गड़बड़ हो जाएगी, कभी कभार उस गिवन इंटरवल में कोई फंक्शन पॉजिटिव भी हो जाए, मतलब एक बड़ा हो रहा होगा तो दूसरा बदल भी सकता है, ये हमेशा बोला है। ठीक है, अब हो सकता है कोई इनकरेक्ट वाले में तुम्हारी वैल्यू पे तो हो रहा है ट्रू, किसी और वैल्यू पे नहीं हो रहा है तो फंस सकता है। हाँ, हो सकता है, ये फॉर ऑल के लिए बात हो रही है। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच में ये एक तरीका तो है कि इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू रख के देख लो, पर बाकी वैल्यूज पे भी वो ट्रू है कि नहीं वो कैसे करोगे? ये जरूर एलिमिनेशन में काम आ सकता है। मान लो वो तुम्हारी वैल्यू पे नहीं सेट हो रहा है तो पक्का गलत है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया क्या बोला मैंने? सुनो ध्यान से, मान लो x की वैल्यू मैंने हाफ ले ली, और अगर हाफ पे कोई स्टेटमेंट गलत हो रहा है तो पक्का गलत है, पर हाफ पे वो सही हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि हर वैल्यू के लिए सही होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया ऑब्जेक्टिव अप्रोच? इसीलिए हम इन टाइप की मेथड्स को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो, पर ये गारंटीड करेक्ट है वो नहीं बोल सकते। पीएमआई टेक्निक भी तो ये होती थी सर। 1 2 3 के लिए चेक कर रहे हो, चौथे के लिए भी होगा, हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, पर अगर 4 में से 3 एलिमिनेट हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तुम्हें एग्जांपल दिए कि नहीं? मैंने शायद बताया भी था, मेरा एक फ्रेंड था उसने आईआईटी फोड़ दी, वो बहुत कम पढ़ता था, रोज स्कूल जाता था, गेम्स भी खेलता था, बास्केटबॉल का बहुत शौकीन था, ठीक है, पर लॉजिकल थिंकिंग बहुत स्ट्रांग थी। उसने आईआईटी के पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से क्रैक कर दिया। जबरदस्त लॉजिक, फंडामेंटल्स क्लियर है, जैसे अभी मैंने बताया ना, ये बड़ा होता है, x बड़ा होता है, tan इनवर्स x एंड ऑल, ये जो अपन लॉजिक्स पढ़ते हैं उसको ये याद रहते थे, तो वो लगा लेता था और ऑप्शन एलिमिनेट करता जाता था, और एक ऑप्शन करेक्ट हो जाता था। 8 to 10 पूरे पेपर में पीसीएम में बात कर रहा हूँ, एलिमिनेशन से क्रैक कर दिया। वो आईआईटी इंदौर में फिर उसने कंप्यूटर साइंस उसको मिला था, बहुत जबरदस्त। हाँ बास्केटबॉल तो ठीक है, वो चेस का चैंपियन भी था अपने स्कूल में, स्टेट लेवल पे भी गया, तब तुम समझ लो क्या ब्रेन चलता होगा। कम पढ़ने में भी फोड़ देता था, नहीं पढ़ता था वो ज्यादा हाई फाई बुक, टाइम ही नहीं मिलता था ना, स्कूल भी जाना है, स्पोर्ट्स भी खेलना है, कोचिंग भी रोज जाता था, कोचिंग का कोचिंग में निपटा लेता था, वहीं बैठ के 1 घंटे, और स्कूल का स्कूल में निपटा लेता था, और गेम्स के टाइम पे गेम्स, और रात को जो पेंडिंग है वो करता था। इतना सिस्टमेटिक टाइम टेबल था, पर हर बच्चा इतना नहीं कर सकता है, वो हर का कैलिबर होता है। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एलिमिनेशन मेथड बहुत काम आती है, मेरे को उस समय पता चला कि कितनी अच्छी मेथड है ये। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, वो आते ना वीडियोस देखते होंगे तुम यूट्यूब वगैरह पे, 5 सेकंड में क्रैक कीजिए 100 में से 60 मार्क लाने के लॉजिक तरीके। अरे क्या लॉजिक, क्या उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो वीडियो देख के कोई भी 60 मार्क ले आएगा 100 में से, ऐसा नहीं है। वो क्या बताएंगे, कुछ एक आध ऐसे क्वेश्चन उठा लेंगे पीवाईक्यू से, हाँ एप्लीकेबल हो रहा, फिर बोलेंगे बस इससे तो मतलब तुम्हारा आईआईटी हो गया, ये हो गया। ठीक है, वो तो व्यूज बढ़ाने के वो तरीके और कुछ नहीं है। हाँ कौन ऑनलाइन क्या बोला था? हित बोलो। सर वो ऑब्जेक्टिव वाला वापस बता सकते हो, आपने बताया अभी। मान लो x इक्वल टू हाफ, अगर ये ट्रू है तो हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा ना 0 से 1 के बीच में? यस सर। ट्रू है तो हाफ रख दो, या कोई ऐसी वैल्यू रख दो जिसपे cos की भी वैल्यू पता है, ऐसा x रख दो जैसे कि π/4 रख सकता हो ना, π/4 0.78 होता है समथिंग। यस सर। रख दो, तो cos π/4 पता है, 3.14 रख के 1 - x² की भी वैल्यू निकाल लो, देख लो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। पर इससे हम बेटा ये नहीं कह सकते ना कि π/4 के अलावा की भी हर वैल्यू के लिए वैलिड है। बोलो। नो सर।
और अगर मान लो यहाँ पे साइन लेस देन की दी होती तो एलिमिनेट तो कर सकता हूं ना ये ऑप्शन कि ये गलत है पक्का। यस सर। दिस इज एलिमिनेशन मेथड। और अगर 4 में से 3 एलिमिनेट हो गए तो चौथा करेक्ट ही होगा ना, बिना सॉल्व करे भी बोल सकता हूं ना। ओके सर। ये होता है, ठीक है, ये लग जाता है जुगाड़, इसको जुगाड़ भी कहते हैं। चलो आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो गए कुछ जेई मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस या अपने बोर्ड एग्जाम रिलेटेड। नेक्स्ट है, कल जैसा हमने एक क्वेश्चन करा था वैसा ही, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b for which, find the possible values of b for which fx is equal to sin x minus bx plus c. fx is equal to sin x minus bx plus c is strictly increasing for all x belonging to R. क्या कल हमने ऐसा क्वेश्चन करा था? शायद करा था, आखिरी क्वेश्चन वैसा ही था, लीस्ट पॉसिबल पूछा था, यहाँ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं वो पॉइंट भी बता दूंगा कि कब इक्वालिटी आती है डेरिवेटिव में। मैंने शायद बोला ना कि f डैश x, मैंने क्लेम करा कि f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, पर वो कब इक्वालिटी लेनी है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की वो मैं बता देता हूँ, इसके बाद ये स्टेटमेंट लिखवा दूंगा। बस यही क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी, ऑब्वियसली एक इंटरवल ही आएगा। बी की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो x की हर वैल्यू के लिए। ओके, तो क्या कंडीशन होती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जैसा मैंने बताया। अब हाँ, लगा दो, डेरिवेटिव करो, cos x माइनस बी, सी तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, फिर से डेरिवेटिव लॉजिक ही लगाए यहाँ पे, ये आ गया। सर क्या हो गया सर वो ये स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग वाला मतलब एनसीईआरटी में जो सिर्फ इक्वालिटी दिया नहीं है, तो मतलब आईटी में वो यूज कर सकते हैं इक्वालिटी के लिए? बेटा मैंने तुम्हें क्या लिखवाया वो तुम्हें कॉम्पिटिटिव में यूज करना है, हम इक्वालिटी लगाते हैं। अब वो कब लगती है कब नहीं वो मैं बताऊंगा अभी आज, मैंने तो तुम्हें बोल दिया हमेशा लगता है, पर कब नहीं लगेगी वो मैं एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ। ओके, इसके बाद लिखवाऊंगा। ओके, यस सर। आती है, यही मैंने डेफिनेशन लिखाई है, कल के नोट्स पढ़ो, कल नहीं परसों के नोट्स, डेफिनेशन है ये रीज क्यों होती है, मैंने एक्स क्यूब का एग्जांपल दिया था। नहीं बेटा, y इक्वल टू एक्स क्यूब देखा है ग्राफ, सब पढ़ा दिया यार। ये नॉन डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है? लगाओ दिमाग लगाओ, क्या दिख रहा है? इंक्रीजिंग है ना? डेरिवेटिव निकालो ना एक्स क्यूब का, 3x स्क्वायर है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, 0 पे बेटा 0 भी होता है। तो क्या पता चला कि डेरिवेटिव 0 है तब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है। अब मैं एग्जांपल से समझा दिया था, अब मैं लिखवा रहा हूं पॉइंट, अब पढ़ा लूं बेटा, रिवाइज करो, ये बताया है ग्राफ एंड ऑल, नहीं पढ़ा ढंग से। चलो ये आ गया। अब ये बोला गया है कि इट शुड बी ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। तो मुझे बताओ b हमेशा छोटा होना चाहिए या बराबर cos x से, x कुछ भी रखूं मैं, तो बताओ क्या होना चाहिए b के बारे में, क्या बोलोगे? सर अगर भी cos x से छोटा होगा तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1। बिल्कुल, अगर मैं ये वाला, ये जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा समझना सब ही, ध्यान से सुनना, cos x की वैल्यू कहां से कहां जाती है, बोलो ही, x बिलोंगिंग टू r, -1 to 1। -1 to 1। तो अगर b -1 या -1 से छोटा लेता हूं मैं, तो ये हमेशा ट्रू होगा ना स्टेटमेंट, फिर x कुछ भी रखो ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। यस, जैसे मैंने b की जगह -2 रख दिया, क्या -2 हमेशा cos x से छोटा होता है? -1 रख दिया तो बराबर भी हो सकता है। फिर से वही, अगर यहाँ इक्वालिटी नहीं लगाते तो तुम्हारा आंसर आता माइनस इन्फिनिटी से -1 ओवर। पर मैं क्या क्लेम करता हूँ, आंसर क्या आना चाहिए, ये कल भी हमने देखा था कि क्लोज्ड आएगा। ठीक है, बोलो ही, समझ में आया ये लॉजिक? यस सर। अच्छा ही, मुझे बताओ अगर ऐसा होता तो क्या बोलते फिर आंसर? इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये हमेशा ट्रू रखना है। तो b को 1 या 1 से बड़ा कर दूं तो ये हमेशा ट्रू है, cos x हमेशा होगा, हमेशा।
हाफ रख दूं तो हाफ रख दोगे तो कुछ वैल्यूज के लिए पर कुछ के लिए नहीं होगा, और हमें हर वैल्यू के लिए बोला है क्वेश्चन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। एक छोटा सा क्वेश्चन था, हमने एक लॉजिक समझ लिया। मेंस एडवांस कहीं पे भी ये छोटा सा लॉजिक काम आ सकता है। सर ये वैल्यू इधर से हम उल्टा क्या? ऐसा रहेगा कि फॉर x बिलोंग्स टू 2 से infinity, हाँ तो हम मतलब नेगेटिव उसका सॉल्व करते हैं, नेगेशन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो जब हम लोग सॉल्व करते हैं कि कब वो नेगेटिव मतलब कब वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। हाँ, बट उस इंटरवल के अलावा भी वो डिक्रीजिंग हो सकता है, उसमें पक्का होगा। उल्टा रिवर्स में मैंने ये फंक्शन में भी तुम्हें बताया था एक क्वेश्चन, याद है समीर बंसल का एक क्वेश्चन, पी वाला वो वाला पॉइंट। ठीक है, राजवर्धन ये बोल रहा है कि मान लो तुम्हें ऐसा दे दे क्वेश्चन में कि बी अगर माइनस इंफिनिटी से -1 है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग, ये बोल रहे हो? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r दिया है ना, उसके लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू वो इंटरवल दे रहा है। सर हाँ, मतलब कोई इंटरवल दे दिया, उस इंटरवल में बोल रहे बी हैं, की इंटरवल हमसे पूछ बी की इंटरवल पूछी है। तो कुछ नहीं करना है, ऐसा ही है ना, एक cos x की रेंज निकाल लेंगे और मिनिमम से छोटी कर देंगे b की वैल्यू। कोई क्वेश्चन है? सर बना कर लेंगे उसको, क्वेश्चन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा, बोलो। b बिलोंग टू -∞ to -1 है, उसमें यूनियन 1 हो सकता है ना, क्योंकि हमने इक्वालिटी तो ली है। 1 क्यों होगा? देखो अगर तुमने b को 1 ले लिया, ध्यान से सुनना, वो तो ठीक है, पर अगर मान लो, ध्यान से सुनना, मैंने cos x की वैल्यू x तो कुछ भी हो सकता है, मान लो x मैंने रख दिया π/3, तो ये बन गया 1/2। क्या ये करेक्ट है? नहीं सर। तो गलत हो जाएगा ना, हर वैल्यू के लिए वो ट्रू होना चाहिए, वैसा भी बताओ। अब आ गया समझ में? ओके वो क्रिटिकल वैल्यू का खेल है इसमें। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, हम कब इक्वालिटी लगाते कब नहीं लगाते हैं। फॉर, नोट करके लिख रहे हैं अपन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए बता दो तो डिक्रीजिंग के लिए वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वी टेक ग्रेटर देन 0 भी करेक्ट है, पर ग्रेटर देन इक्वल टू विल बी द एग्जॉस्टिव इंटरवल। ऐसा कब होगा वो एग्जॉस्टिव, वो बता रहा हूं। ये लेते हैं हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वालिटी इज पॉसिबल व्हेन, अब ध्यान से सुनना, f' इक्वल टू 0 एट डिस्क्रीट वैल्यूज। अब कोई ऐसा बच्चा है जिसको डिस्क्रीट का मतलब नहीं पता? हाँ भाई शिंदे जी, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रीट? अलग अलग इनपुट्स के लिए, फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ x। अगर x की डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए मुझे 0 मिल रहा है तो पॉसिबल है। अगर किसी इंटरवल के लिए मिल गया, मतलब 1 से 1.2 तक हमेशा 0 है, तब वो नॉन डिक्रीजिंग में बदल जाएगा। आप फील कर पा रहे हो? yes. देखो इधर मैं बनाता हूं एक ग्राफ, ये बहुत जगह पे 0 हो रहा है डेरिवेटिव। ठीक है, बहुत जगह पे 0 हो रहा है, पर डिस्क्रीट वैल्यू पे 0 हो रहा है ना। ये मान लो x1 पे हो रहा है, ये मान लो x2 पे हो रहा है ना, अलग अलग वैल्यू डेरिवेटिव स्लोप खींच के। ठीक है, तो देख सकते हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मुझे मिल रहा है, बस ये कंडीशन है। मतलब कब लेना इक्वल टू 0, तो मैं इक्वालिटी कब लेनी है? जब वो 0 डिस्क्रीट वैल्यूज पे हो रहा होगा। जैसे कि एक बहुत अपन ने जो एक करा था, याद है किसी को? x प्लस साइन एक्स ही था ना शायद। हाँ, fx इज इक्वल टू x प्लस साइन एक्स। हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये, मैं ऐसा क्लेम करता हूँ ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, नॉन डिक्रीजिंग नहीं है। क्यों? करो इसका डेरिवेटिव, कितना आ रहा है? 1 प्लस cos x। अब 1 प्लस cos x ऑब्वियसली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है ना, और इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि cos x -1 भी हो सकता है। ठीक है, तो अब चेक करते हैं, f' इक्वल टू 0 क्या कंटिन्यूअस इंटरवल के लिए हो रहा है कि डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए हो रहा है? 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 0, मतलब cos x इज इक्वल टू -1, मतलब x क्या होना चाहिए? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। याद है कि नहीं? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे -1 होता है। तो ये सब डिस्क्रीट वैल्यूज है, n की अलग अलग वैल्यू। कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट का मतलब तुम्हें समझ में आता होगा, अलग अलग पॉइंट्स। तो अगर अलग अलग पॉइंट्स पे है तो इक्वालिटी वाला केस होते हुए भी, मतलब ये 0 भी हो सकता है, स्टिल वी विल कंसीडर इट एज अ
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ में आ गया? अगर मान लो वो जीरो किसी पर्टिकुलर इंटरवल में कभी हो जाए, अब ऐसे तो कई सारे एग्जांपल ही नहीं हो सकता है, लग रहा है ना तुम्हें ऐसा, इसलिए मैंने तुम्हें इक्वालिटी के साथ ही डेफिनेशन में बता दिया। अब पर ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं यस सर, जब स्प्लिटिंग टाइप के फंक्शंस हो जाए। सर कंटीन्यूअस भी कर सकते हैं, कौन सा ऐसा फंक्शन है बताओ? मतलब फंक्शन बना नहीं सकते। हाँ नहीं, बना तो सकते हैं फंक्शन, बनाने की बात नहीं है, बनाने का तो ये लो किसी पर्टिकुलर इंटरवल में जीरो हो रहा है स्लोप, ठीक है, पर ऐसे फंक्शन लिख सकते हो तुम? नहीं, बन सकते हो, आराम से बन सकते, इसको स्प्लिट तोड़ने वाला फंक्शन ना, तो दो अलग अलग इंटरवल में फंक्शन, तब तो पॉसिबल है। इस इंटरवल में ये है, इस इंटरवल में कांस्टेंट है, हो जाएगा, तो बन तो सकता है फंक्शन, पर वो तोड़ा हुआ फिर चाहिएगा एक अलग अलग। पता नहीं ऐसे भी फंक्शन होते हो, पर मैंने नहीं देखे अभी तक, टूटने वाले जरूर देखे, इसलिए मैंने जनरली तुम्हें लिखवा दिया कि इक्वालिटी लगाई लो। पर हाँ, जब कभी भी ऑप्शन दोनों हो क्लोज और ओपन इंटरवल वाले, कल भी मैंने बताया था शायद, ऑप्शंस दोनों हैं अगर क्लोज और ओपन, तो हमेशा एंड पॉइंट्स को क्या रखो, चेक करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स याद है कि नहीं पॉइंट? यस। अगर ऑप्शन में तुम्हें ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, तो हम -1 रख के चेक कर लेंगे, क्या -1 पे कंडीशन ट्रू हो रही है, क्या हो रही है तो कंसीडर कर लेंगे। कल वाले क्वेश्चन में याद है ना सबको, जैसे वहां लिस्ट में पूछा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं मैं, ये बच्चों को नहीं पता होते हैं, क्योंकि ये वाला पॉइंट k = 1 आएगा कि नहीं, जैसे 1 और 2 दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं लीस्ट इंटीजर में, तो 1 पे हमने चेक कर लिया और 1 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिल रहा है, तो हम उसको कंसीडर करेंगे। या ऑप्शंस वैसे दे दिए क्लोज ओपन वाले, इंटरवल k का दे देते तो हम चेक कर लेंगे एंड पॉइंट्स। ये तो तुम IIT के लिए मतलब कंफर्म ही कर लो, IIT के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसे बहुत छोटे छोटे ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं कि कहां पे क्लोज लेना है, नहीं ओपन लेना पड़ गया, जहां तुम ओपन ले रहे हो वहां क्लोज लेना पड़ गया। तो अगर तुम्हें दोनों टाइप के ऑप्शंस है, मैंने पिछले साल भी तुम्हें बोला था, क्लोज वाला भी ऑप्शन है, ओपन वाला भी अलग अलग ऑप्शन है, और सिंगल करेक्ट है, तो हम एंड पॉइंट्स रख के एक बार क्रॉस चेक करेंगे। समझ आ गया? याद है वो रेंज में भी एक पॉइंट हटता है, या उस टाइप में भी, जहां भी कंफ्यूजन हो, ऑप्शंस दिए हुए ना तो चेक कर लो, सेफ पार्ट है, मैं तो वैसे ही खेलता हूँ। तो खाली ऑप्शन सूखे में दिया था। हाँ फिर तो वही देख लेंगे, ऐसा है, ठीक है। तो मैंने कुछ कुछ तुम्हें वार्निंग दे दी है इनमें, क्योंकि यहाँ चलो हो रहा है या हम नहीं जज कर पा रहे, तो हम एंड पॉइंट्स रख के देख लेंगे। ही समझ में आ गया इक्वालिटी वाला किस्सा, कब लेना है कब नहीं, और सेम यही चीज डिक्रीजिंग के लिए भी हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अब मत पूछना ये वाला पॉइंट मुझसे कि सर एनसीईआरटी में तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन और लेस देन, वो भी करेक्ट है, वो सबसेट हो गया, पर इक्वालिटी वाला केस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा इन क्वेश्चन में भाई, इंटरवल में, या कल जो क्वेश्चन करा था लीस्ट पॉजिटिव या वो इंटर वैल्यू के लिए। और एंड पॉइंट्स वाला क्रॉस चेक कर लेना, और वो कब कैसे क्या रखना है वो मैंने एक स्टेटमेंट ही दे दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आगे बढ़े। हाँ सर। यस तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूटन लेबनिट्ज पढ़ लिया ना मैंने? तो एक न्यूटन लेबनिट्ज पे भी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि अब तो तुम्हें सभी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। 0 to x e raised to t t minus 1 t minus 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ मेंस। इस टाइप का, इस वेरिएंट का एक क्वेश्चन तुम्हें 100% मिलेगा मेंस में। ये दे दिए, ठीक है। फाइंड द इंटरवल ऑफ व्हाट, इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। और इसके लिए तुम्हें बस क्या आना चाहिए, वेवी कर्व, और वेवी कर्व के वो सभी पॉइंट्स, कब चेंज होता है साइन, कब नहीं होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो पूरा वेवी कर्व। अगर किसी को फिर भी, अभी मैंने मतलब एक सर से करवाया था बैकलॉग पूरा, एक नए बच्चों के लिए वेवी कर्व का करवाया है, ठीक है। तो अगर तुम्हें 1 घंटे में पूरा वेवी कर्व रिकॉल करना है तो मैं उसका लेक्चर भेज दूंगा तुम्हें, पूरा वेवी कर्व के हर पॉइंट्स आ गए उसमें, क्लोज ओपन इंटरवल से लेते हुए वो आखिरी में क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव वाला, ठीक है। क्योंकि मैंने तो जो पढ़ाया है वो तो करीबन 5-6 घंटे का पार्ट है पूरा वेवी कर्व, पर 1 घंटे में ब्रीफ भी करवा दिया है वो न्यू स्टूडेंट्स के लिए 11th के।
चलो तो वेवी कर्व पे ही है बेस। तो क्यों है वेवी कर्व पे बेस? क्योंकि डेरिवेटिव करेंगे। अब न्यूटन लेबनिज क्या कहता है इस टाइप के सांप वाले के डेरिवेटिव के लिए? जहां जहां भी वो टी दिख रहा है वहां पे अपर लिमिट रख दो अपर लिमिट, और अपर लिमिट का डेरिवेटिव जो कि 1 होगा माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, पर 0 का डेरिवेटिव तो 0 होने वाला है, तो मैं क्यों लिखूं भाई? लिखना है तो लिख लो, ऐसा कुछ नहीं। अगर कुछ और वेरिएबल से वेरिएबल दिया तो तुम लिखना, फिर फैक्टर्स बनाना। पता है ना वेवी कर्व के कैसे क्वेश्चंस करते हैं? वेवी कर्व आना चाहिए भाई, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा फिर अब इस पॉइंट पे आके। चलो तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ भी कर लो, इसका कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, क्योंकि e रेज़ टू x कभी 0 नहीं होता। बाकी के क्रिटिकल पॉइंट 1 2 3 पॉजिटिव पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इवन पावर पे साइन डज नॉट चेंज, और x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव या बाहर माइनस है तो वो सब गड़बड़ हो जाता है। नहीं क्लिक हो कभी तो 3 से बड़ी वैल्यू रख दो, 4 5 6, और पूरे फंक्शन को देख लो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, ऐसा कुछ बनेगा। नेगेटिव पॉजिटिव। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? यस सर। ये फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए लेस देन। इक्वालिटी लगाना हो नहीं लगाना हो तुम्हारे ऊपर है। चलो बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू इंक्रीजिंग का बताओ। पूरे ही ले लो ना, 2 से 3, 3 से इंफिनिटी, और डिक्रीजिंग का 1 से 2। ये पॉइंट पता है क्या है? ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पाएंगे अपन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मैक्सिमा मिनिमा करेंगे वो बात में। हाँ, अब डबल डेरिवेटिव तो अब करोगे, और फिर ट्रिपल नॉट इक्वल टू 0 या डबल डेरिवेटिव का वेवी कर्व अपन डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, यहाँ बस लिख लो f डैश x पे जिन जिन पॉइंट्स पे नो चेंज इन साइन आ रहा है, नो चेंज इन साइन, उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बट सर कोई और पॉइंट नहीं हो सकता पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? हाँ हो सकते हैं और भी बहुत सारे, वो तो हम डबल डेरिवेटिव से ही पता करेंगे। बट 3 पे कमेंट करना हो तो क्या बोलेंगे? सिंगल डेरिवेटिव से भी बोल सकते हैं। पर नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कभी आए तो क्या वो सिंगल से निकल सकते हैं क्या? नहीं, डबल पे जाना ही पड़ेगा। इस स्टेटमेंट्स को समझना, सिंगल से भी इक्के दुक्के निकल जाते हैं इस टाइप से, पर टोटल नंबर ऑफ पीओआई के लिए डबल डेरिवेटिव की चेंज ऑफ साइन जो पहले बताया था हम वापस पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, अब ये बाकी पॉइंट्स क्या है? 1 2, एक फिगर बनाओ ना, देखो इसका ग्राफ बनाओ। ग्रेटर देन 0 मतलब इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, ये 2 ये 1। तो इससे मैक्सिमा मिनिमा के बारे में भी पता लगा सकते हो ना, लोकल मैक्सिमा मिनिमा हम पढ़ेंगे आगे, पर मैं मैक्सिमा मिनिमा अभी से तुम्हें ब्रीफ कर रहा हूँ। समझ आता है ना? इंक्रीज डिक्रीज ग्रेटर देन, तो 1 मेरा मैक्सिमा है, 2 मेरा मिनिमा है, और 3 क्या है? पीओआई है, इस टाइप का। पर ये बीच में भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, पता है? यहाँ कॉन्केविटी बदली है, बताओ क्यों? शेप बदला ना, डाउनवर्ड से अपवर्ड हुआ। अब डाउनवर्ड से अपवर्ड हुआ है तो कॉन्केविटी बदली है, तो पीओआई बीच में आएगा। बिना पीओआई के कॉन्केविटी बदल नहीं सकती है। यहाँ पे भी आएगा, यहाँ का पता नहीं और बीच में आएगा कि नहीं, वो तो अब डबल वो करके देखना पड़ेगा। अब वो कह नहीं सकते, क्या पता यही है वो बदलने वाला पॉइंट, तो नहीं कह सकते। और इधर भी वो बढ़ रहा है, पर क्या पता वो ऐसा बढ़ते हुए जा रहा हो, नहीं पर ये ऐसा जा रहा हो, कभी पहले ही वो नहीं। तो 2 और 3 के बीच में सिर्फ इंक्रीजिंग ऐसे ही बना दो स्ट्रेट, तो और इसी पॉइंट पे चेंज कर रहा हूं ना मैं कॉन्केविटी 3 पे, तो एक्स्ट्रा नहीं आया। पर इसके बीच में भी कुछ चेंज होते हुए 2 बार हो गया हो, मतलब मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता हूं। देखो उसके लिए तो तुम्हें डबल डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा, रिस्क मत उठाना है यहाँ पे। कभी कभार निकल जाते हैं सिंगल से भी, एक रफ फिगर से, एक आइडिया से, पर वो बस एक चांस ले रहे हैं। अरे इनके बीच में भी तो हो सकते हैं, कहीं पे शेप तो चेंज हो ही सकता है ना। उल्टा क्यों नहीं है? मतलब उल्टा मतलब ऐसा तो नहीं कि जहाँ पे साइन चेंज नहीं वहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक है वहाँ पे। हाँ, लेकिन सर उसका उल्टा केवल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। नहीं इसके बीच में भी तो साइन कहाँ चेंज हुई है? हर वैल्यू के लिए साइन चेंज नहीं हुई है ना, लॉजिक लगाओ। ठीक है, चलो अच्छा है तुम डाउट्स पूछते हो तो मुझे अच्छा लगता है, पता है।
मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में डाउट पूछते तो बच्चे, इंटरेक्टिव तो बनो। ऑनलाइन वाले बच्चे सभी समझ आ रहा है? यस सर। यस चलो ठीक हाँ है, सर। तो आगे बढ़े अब, कैन बी प्रोसीड। कंटीन्यूअस के लिए 0 हो रहा है तो हम उसे इंक्रीजिंग कॉल कर सकते हैं। क्या किसी मतलब जैसे 2 से 3 पॉजिटिव है और फिर 3 से 5 0 हो रहा है तो हम 2 से इंफिनिटी बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग हो रहा है। हाँ, ये तो 0 बोल सकते हैं ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोलते हैं ना अपन तो जहाँ 0 हो रहा है वो तो सभी ले लेंगे ना। नहीं पर फिर अब वो, हाँ वो इंटरवल वाला फिर पॉइंट आ जाएगा कि वो पूरे इंटरवल में हो रहा है तो वो नॉन डिक्रीजिंग में जाएगा। वो इतना तुम वो जाओगे फिर वो डेफिनेशन पे हो जाओगे। सकता है। हाँ, चलो एक टाइम तो हो गया, एक क्वेश्चन दे दूं, ट्राई कर लोगे? आजकल जब से ये ऑनलाइन ऑफलाइन शुरू हुआ स्पीड थोड़ी थम सी गई है। लिख लेना एक्सपेक्टेड 2022 मेंस, अभी तक नहीं आया है, ठीक है, चांसेस हाई है कि आएगा। x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा fx है, ध्यान से देखना। फिर है मेरा hx, ये पिछली बार एक बच्चे ने डाउट में पूछा था, ये बहुत सारी किताबों में दिया, अरिहंत में तो जितनी भी अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स है सब में ये क्वेश्चन मिलेगा। fx माइनस एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ क्यूब एक्स, ये hx इस तरीके से दिया हुआ है। चेक वेदर hx इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तुम्हें चेक करना है कि hx मेरा इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, दिस यू हैव टू चेक। किस में बात कर रहा हूं मैं? वही डिफाइंड डोमेन में, डिफाइंड डोमेन में, ठीक है, जिसमें भी डोमेन हो। डोमेन तो इसका बेसिकली मेरे ख्याल से आर ही है, हम x बिलोंग्स टू r के लिए बात कर रहे हैं, पूरे इंटरवल में इंक्रीज डिक्रीज या दोनों करेगा एंड ऑल, क्योंकि डोमेन आ रही है, x प्लस वाला भी हमेशा ट्रू है, ये पूरा डिफाइंड है हमेशा, तुम देख सकते हो hx का नॉट fx का, ठीक है। ये सभी ट्राई करना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब थोड़ा सा लगेगी 6-7 स्टेप्स। चलो तो हम यही वाइंड अप करते हैं, कल का टाइम वेस्ट मत करना, कल को एग्जाम तो नहीं है ना तुम्हारी, तो उम्मीद करता हूं कि जिसको एनसीईआरटी आरडी करनी है वो कल वो खत्म करेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, जिसको मॉड्यूल करना है वो मॉड्यूल करेगा, जिसको मेरी दी गई शीट्स करनी है एलसीडी की पुरानी वो कर लेना। एओडी की शीट्स नहीं दी ना? एओडी की भी दे दूं क्या मैं? शीट्स दे दूंगा मैं, थोड़ी देर बाद थोड़ा मतलब रख लो, मैं तुम्हें जिसने अगर एलसीडी वगैरह हो गई है तो वो एओडी की शुरू कर देना मेरी शीट्स भी, ठीक है, और क्लास नोट्स रिवाइज जरूर करना। ओके चलो थैंक यू। सर थैंक यू। आपको इवनिंग में कॉल कर। हाँ बेटा मैं 9 बजे फ्री होऊंगा, 9 बजे के बाद। ओके ओके थैंक यू। हाँ कुंज, बाय आप सर। लेबनिट थ्योरम पे थोड़े क्वेश्चंस दे सकते हैं, उसमें किस थोड़ी पे? प्रॉब्लम। किस पे? लेबनिट थ्योरम पे। न्यूटन लेबनिट्स पे बेटा आगे अभी और आने वाले हैं, मैं फिर भी दे दूंगा जितना हमने पढ़ लिया, लिमिट वाले दे दूंगा मैं, ठीक है। चलेगा। चलो ओके, Thank you. थैंक यू वेरी मच। बाय Thanks, sir. सर। थैंक यू।